ही समय में जनवरी के आसपास हो सकता है आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो जाए। सभी 12वीं पास छात्रों ने एनटीपीसी का एग्जाम भरा है। आज देखते हैं इसका स्टडी प्लान कि हमको इसकी तैयारी करनी कैसे है। अभी आपके एग्जाम चल रहे होंगे पर एग्जाम कंप्लीट करके तो आप एनटीपीसी पर ही जाएंगे। सबसे पहली अच्छी चीज़ है इसमें कि इसमें जो स्टेज 1 और स्टेज 2 का एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। यानी कि अगर आप स्टेज 1 की ही अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो सीबीटी 2 आपका ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सीबीटी 1 में मैथ आएगी यहाँ पर आपकी 30 नंबर की, रीजनिंग आएगी 30 की और जी आएगी 40 की। अब हमें इसको किस तरह से पढ़ना है, क्या हमारा स्टडी प्लान होगा, कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है, क्या क्या सोर्सेज लगाने हैं। जो 100 सवाल आएंगे इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट में 100 सवाल कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको इस स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पर वर्क करना है। कैसे करना है? जो 40 सवाल है ना, दिख रहे हैं आपको, ये आपके अंडर 15 मिनट्स हो जाएंगे, 10-15 मिनट के बीच में लेंगे। 90 मिनट में से बचेंगे 75 मिनट इन 60 सवालों को करने के लिए। ठीक है, तो ये तो कोई ज़्यादा नहीं है। एलपी के एग्जाम में तो 75 सवाल 60 मिनट में करने हैं, पर यहाँ पर 60 सवाल 75 मिनट में करने हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। स्टेज 2 देख लीजिए। स्टेज 2 में मैथ 35 नंबर की हो जाएगी, रीजनिंग 35 की और जनरल अवेयरनेस 50 की। सवाल 120 रहेंगे, समय उतना ही रहेगा 90 मिनट। और अगर कट ऑफ की बात कर ली जाए तो कट ऑफ इसकी 80 प्लस जाती है, यानी आप ऐसे मान के चलिए 85 आपका टारगेट होना चाहिए। 85 आपका टारगेट होना चाहिए। तो जब 85 टारगेट रहेगा, यानी 1 मिनट में अगर आप एक सवाल कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, यानी कि आपको अभी भी एक्यूरेसी पर ही वर्क करना है दोस्त। एनटीपीसी का एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का होता है और आपको काफ़ी हद तक सही सवाल करने होते हैं। अब यहाँ पर हमें किस सब्जेक्ट पर किस तरह का फोकस रखना है। हो सकता है आप सोचो कि यार रीजनिंग और मैथ से ज़्यादा जीए आ रही है तो मैं मैथ रीजनिंग पर कम ध्यान दूँ ना। अभी भी आपका फोकस जो है दोस्त वो मैथ और रीजनिंग पर ही रखना है। क्यों रखना है मैं समझा देता हूँ। मैथ और रीजनिंग है स्कोरिंग सब्जेक्ट। सीबीटी 1 में 60 में से 55 प्लस मार्क्स आप इसमें बिल्कुल ला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, रीजनिंग में 40 में से 25 भी आप ले आए तो बड़ी बात है या फिर अच्छी बात है, पर मैथ और रीजनिंग में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो जो जिसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं आपको वो और अच्छे करने हैं, जिससे उसमें मार्क्स मिस ना हो। जो बची जीए जो 40 मार्क्स की आएगी, ये आपको 40 मार्क्स दिख तो रहे हैं कि यार मैथ से ज़्यादा है, मैथ सिर्फ 30 नंबर की है, जीए 40 नंबर की है, पर इस 40 नंबर के अंडर में आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं 6-7 सब्जेक्ट हैं मिनिमम, ज़्यादा ही है बल्कि। और वो सिर्फ अकेला सब्जेक्ट 30 नंबर का आ रहा है और यहाँ पर 7-8 सब्जेक्ट मिलकर 30 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, पर और इसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो भी पढ़े, मतलब आपने सारी जीए पढ़ ली तो आप सारे सवाल भी कर लो। जीए में बहुत सवाल होता है, हिस्ट्री आपने पढ़ तो ली पर जो सवाल आया वो आपको आता ही नहीं है। ठीक, तो 90 मिनट में 100 सवाल आपको करने हैं। मेरिट 80 प्लस जाती है, हम 85 का टारगेट लेकर चलेंगे। स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी जरूरी है, ये हमें पता चल गया। अब अगले 3 महीने तक रोज हमें 4 से ज़्यादा घंटे पढ़ना है और इसी का स्टडी प्लान बनाना है कि हमारा कैसे समय के अंदर सिलेबस पूरा हो जाए और हमें किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर बुक की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने बुक्स आ रही हैं पिनेकल पब्लिकेशन की। दिल्ली में कोचिंग भी चलती है पिनेकल के नाम से। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी वाली ये हैं और इंग्लिश वाली ये हैं। मैथ रीजनिंग साइंस जी है। अब आप कहेंगे कैसी बुक्स हैं, क्या है इसमें, तो सिर्फ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं, मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा भी नहीं। यहाँ पर क्या है, सपोज आप मैथ पढ़ते हैं या रीजनिंग पढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई हैं, जिन सवालों में ट्रिक्स की जरूरत है उनमें शॉर्ट ट्रिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन होंगे, फिर उनके आंसर होगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और अगर वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी समझाई जाएगी, रीजनिंग में भी और मैथ में भी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक है। पिनेकल पब्लिकेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कहो कि इस बुक में है क्या क्या, तो देखिए मैंने इंडेक्स का फोटो दिखा रखा आपको। ये इंडेक्स है जीए वाली बुक का। कौन सी बुक का? जीए का। जीए में आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीए दिए, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। ये 12 सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तब आप एनटीपीसी के सीबीटी 1 में 40 मार्क्स कि जीए को कवर करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था मैथ अकेली 30 नंबर की आ रही है और यहाँ पर 12 सब्जेक्ट मिलकर 40 नंबर के आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैथ और रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए नहीं हुए। यहाँ पर मैं आपको साइंस की बुक, अब आप कहोगे साइंस तो इसमें इंक्लूड है, पर साइंस की बुक में क्या क्या है। साइंस की बुक में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। फायदा आपको यहाँ ये मिलेगा, जैसे देखिए नीचे फिजिक्स का थोड़ा सा इंडेक्स दिखाता हूँ। सपोज आपका पहला चैप्टर आया लाइट एंड ऑप्टिक्स,
सबसे पहले उसकी थोड़ी सी बेसिक थ्योरी आएगी, फिर एमसीक्यू आएंगे और फिर न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में आपके जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है। रेलवे में, साइंस में, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं और ये आपको यहाँ पर हर चैप्टर के, सपोज आप फ्लूइड पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो, तो उसके न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। और ये वो न्यूमेरिकल है जो रेलवे में आज तक आए हुए हैं। और रेलवे की खास बात होती है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आपको इंडेक्स दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपके पास पहले से बुक्स है तो कोई नहीं, पर अगर आपके पास बुक्स नहीं है तब आप इनको कंसीडर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं अपनी काम की चीज पर। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम इनको साथ साथ लेकर चलेंगे। इनको साथ साथ लेकर चलना है। सपोज आप 4 घंटे को इस तरह से डिवाइड करते हो कि सुबह मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ता हूं और शाम को साइंस और जीए, तो मैथ और रीजनिंग को साथ में लेकर चलना है। सभी सब्जेक्ट को हम 1-1 घंटा देंगे अभी, ठीक, क्योंकि अभी हमें सीखना है, हमें दिमाग को ज़्यादा थकाना नहीं है। इस 1 घंटे में अगर आपका मन लगता है पढ़ते पढ़ते, ये मैं मिनिमम 1 घंटा मान रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते मन लग जाता है और हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, रोज़ 1 घंटा पढ़ना है, मन से पढ़ना है। अब जब आप पढ़ने बैठो तो ये नहीं कि फ़ोन में कभी रील चला ली, कभी इंस्टा चला लिया, कभी मैसेज का रिप्लाई कर दिया। उस समय सिर्फ आप पढ़ाई करना। आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सपोज आपने कोई टॉपिक देखा, मैथ के चैप्टर शुरू किया आपने, ठीक है, कोई भी चैप्टर शुरू हुआ XYZ। अब उस चैप्टर की सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। तो सपोज आपने कोचिंग लगा ली है तो कोई समस्या नहीं है, फिर तो आप कोचिंग में पढ़ाई करिए, घर पे आगे बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोचिंग नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपने यूट्यूब से वो चैप्टर पढ़ा, बेसिक चीज़ें पढ़ी, क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने यही बुक उठाई जो मैंने आपको बताई और बुक से आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। ठीक है, ये नहीं शुरू शुरू के करिए, बीच बीच के उठा उठा के क्वेश्चन करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन सवालों की आप प्रैक्टिस करते जाएं उन पर पेंसिल से टिक मारते जाएं। जैसे आपने पहला सवाल कर लिया तो आपने उस पर पेंसिल से गोला मार दिया, 5वां सवाल कर लिया तो उस पर गोला मार दिया। इससे क्या होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप इस बुक से दोबारा से रिवाइज करोगे तो आपको पता है ये सवाल तो मैं पहले भी कर चुका हूं जिन पे गोले लगे हुए हैं। अब जिन पे गोले नहीं लगे हुए हैं, अब आपको उनको सवाल को प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन में। ठीक है, इसलिए गोला जरूर मार लें। ठीक, तो मैथ और रीजनिंग को हमें डेली इस तरह से पढ़ते जाना है। चैप्टर समय बढ़ता जाएगा और आपके चैप्टर भी बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे डेट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके चैप्टर भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, मैथ और रीजनिंग जो हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। CBT 1 और CBT 2 दोनों में यही सेम सिलेबस है, कोई ऐसा भी नहीं कि आपको बाद में CBT 2 के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़े। इसीलिए अगर आप CBT 1 में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो CBT 2 में सिर्फ आपका काम उसको रिवाइज करना है। दूसरी चीज, आप मैथ और रीजनिंग दोनों में से, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक, काम की। मैथ आएगा आपके सामने और रीजनिंग आएगा। ठीक है, जो मैथ आएगी उसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ें, यानी उसमें आप ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में ना पढ़ें। जो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखें, उसमें वैल्यू पुट करें और तब उसको पढ़ें। इससे क्या होगा, पेपर में सवाल किसी भी तरीके का आए पर आप उसमें फंसेंगे नहीं। रीजनिंग में आप शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजनिंग में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक्स में आप फंस जाएं। मैथ में क्या होता है ना, सपोज आपको ट्रिक्स किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए बता दी, पर जब पेपर में सवाल आया तो उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो आप वहां पर फंस जाएंगे, आप उस सवाल को कर नहीं पाएंगे। बेसिक तरीका पता होगा तो आपका सवाल कैसा भी हो सकता है आपको 10 सेकंड ज़्यादा लगें, 20 सेकंड ज़्यादा लगें, 10 सेकंड से ज़्यादा, 20 सेकंड से ज़्यादा आपको किसी भी सवाल में लगेंगे नहीं, अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर वर्क करिए, आपका सवाल उतनी ही देर में होगा जितनी देर में ट्रिक्स से सवाल होता है। रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक्स का खूब इस्तेमाल करिए, रीजनिंग में ये चीज़ जरूरी हो जाती है। ठीक है, यही मेरी सलाह थी कि मैथ में शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, रीजनिंग में करना है। ठीक, तो यही मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि रीजनिंग में जिन टॉपिक्स को में ट्रिक्स की जरूरत है उन्हें ट्रिक्स से सीखें। मैथ में कोशिश करें कि शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट से समझें। ट्रिक्स अपने आप बन जाती हैं। कैसे, जब आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आप कुछ स्टेप को स्किप कर देंगे और वही ट्रिक हो जाती है। ठीक है, साइंस की कैसे तैयारी करनी है दोस्त। तो साइंस में सबसे पहले आपको लेके चलना है फिजिक्स को। फिजिक्स में हर चैप्टर से न्यूमेरिकल आती है, इस चीज़ को दिमाग में रख के चलना ही चलना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ऐसी बुक बताई जिसमें हर चैप्टर के सवालों के थ्योरी के साथ सवाल होंगे और सवालों के साथ न्यूमेरिकल भी होंगे। हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के साफ साफ नोट्स बनाए। आपने अभी सबसे पहले
फिजिक्स पढ़नी शुरू करी तो अभी केमिस्ट्री और बायो मत पढ़िए, एक एक करके सब्जेक्ट्स को खत्म करिए। फिजिक्स पढ़नी शुरू की है तो उसके हर चैप्टर के साफ साफ नोट्स बनाइए, जहाँ पर फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एक्सेप्शन, कुछ नाम, ये सब चीज़ हों। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो तीनों की अलग कॉपी बनाना, ये नहीं कि एक ही कॉपी में सब लपेट दो, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो उसी कॉपी में और पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों की आप सेपरेट कॉपी बनाना, तो तीनों के फेयर कॉपी बनाएगी और साफ साफ नोट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हर चैप्टर से, जैसे आपका अब सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साइंस में क्या होता है, चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, पर उससे और भी तो सवाल बन सकते हैं। एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि यार अब तो हर क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है, हर क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है, समझ लीजिए आपका तब अपने आप सिलेबस कंप्लीट है। साइंस में आपको इसी तरह से पढ़ना है एक एक सब्जेक्ट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल को भी इंक्लूड करना है, साफ साफ कॉपी बनानी है। अभी मैं आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि बहुत से बच्चों को क्या समस्या आती है कि वो जब पढ़ते जाते हैं आगे का तो वो पीछे का भूलते जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर आपके सामने आ रही है अब दोस्त, अगला सब्जेक्ट आ रहा है आपके सामने, क्या, जीए आ रहा है। जीए में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, स्टैटिक, ठीक है, एक दो और भी छूट गए होंगे, वो आप सिलेबस से देखिएगा। साइंस भी जीए के अंडर में ही आती है। यहाँ पर भी आपको एक एक करके ही पढ़ना है। अगर आपने पॉलिटी उठाया तो पहले पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी उठाया तो ज्योग्राफी पढ़नी है, और स्पीड से सिलेबस को लेकर चलना है, साफ साफ कॉपी बनानी है। जीए में ट्रिक्स से पढ़ाई करनी है। अगर आपने कोई टॉपिक की थ्योरी पढ़ी और आपको लग रहा समझ में नहीं आया तो ट्रिक से पढ़िए, यूट्यूब पे सर्च करिए। सपोज आपने आपको क्या पता किसकी ट्रिक पढ़नी है, तो क्या दिक्कत है उसमें। सपोज आपने नदियों के नाम पढ़ रहे हैं, भारत में माउंटेन्स के नाम पढ़ रहे हैं, या कुछ भी पढ़ रहे हैं, फोक डांस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से, या लोक संगीत पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से उनकी ट्रिक्स को सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि ट्रिक्स से ही जीए को समझाते हैं और उससे ही आपको याद रहेगा। ठीक है, और जीए में क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करिएगा, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता पेपर में सवाल कैसा आएगा और आप गलत कर सकते हैं। सवाल बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा तो क्या समस्या आएगी आपके सामने कि आप पिछले का टॉपिक भूलते जाएंगे। मैथ रीजनिंग में नहीं होगा ये, पर साइंस और जीए में जरूर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताता हूँ। मैथ और रीजनिंग के लिए 6+1 रूल है, और साइंस और जीए के लिए 3+1 रूल आपको अपनाना है। 6+1 मतलब 6 दिन आप पढ़ाई करिए। आप सीख रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब 6 दिन हो जाए तो 7वें दिन आपको कुछ नहीं करना है। जो कॉपी आपने बनाई जिसमें आप ये पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करना है कि किस चैप्टर में क्या था। फिर एक दिन के बाद, यानी 7 दिन हो गए, अब 8वें दिन से फिर 6 दिन तक नया सब चीज़ें पढ़िए, फिर उसको एक दिन रिवाइज करिए। इस तरह से आपको चलना है। परंतु साइंस और जीए में आपको 3+1 का रूल लेना है। सपोज आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 3 दिन आपने फिजिक्स पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, चैप्टर पढ़े, क्वेश्चन आंसर करें, न्यूमेरिकल करें, जो भी करें, 3 दिन बाद आप जहां भी पहुंचे, चौथे दिन आपको उस पिछले 3 दिन का रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। और सेम चीज़ जीए में, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा पढ़ ले जाएंगे और आपको 6 दिन में ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रूल है 3+1 का। ठीक है, जीए में आप सपोज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने 3 दिन पढ़ाई करी, कुछ समझ में आएगा, 10% समझ में आएगा, फिर चौथे दिन उसको रिवाइज कर लो तो 20-30% समझ में आ जाएगा। फिर 3 दिन बढ़िए, फिर पूरे को रिवाइज करिए, जितना हो गया उस दिन तक का सब रिवाइज करिए। इस तरह से जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रिवीजन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्त इस तरह से आप करेंगे सिलेबस, तो आपका सिलेबस जल्दी से पूरा होगा और अच्छे से पूरा होगा। अगर कोई चीज़ छूट जाती है, सपोज आपने सोचा यार मेरी इन्वायरमेंट छूट गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आएगा क्या, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। अगर आपके छोटे मोटे कुछ टॉपिक छूट गए तो उनकी चिंता नहीं करनी, CBT 1 में आप ज़्यादातर पास हो जाएंगे, जो भी अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में। मेन फाइट है CBT 2 की। CBT 2 में यही सिलेबस रहने वाला है और इसको ही फिर आपको रिवाइज करना है। तो इसीलिए अगर आप CBT अभी से ही बहुत अच्छे नोट्स, बहुत अच्छी तैयारी करके चलते हैं तो उस बाद में सिर्फ आपका काम रिवीजन करना ही रह जाएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो, उम्मीद है थोड़ी बहुत हेल्प तो आपको इससे मिली होगी। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स में दोस्त ज़रूर पूछ सकते हैं।